आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक क्या है? जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन इन रिलेशन टू कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी एंड रीजन। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं और जानते हैं जेंडर इक्वेलिटी होती क्या है। तो इट रिफर्स टू इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेंडर्स की। इससे तात्पर्य क्या है? सभी लिंगों के समान अधिकारों, जिम्मेदारियों और अवसर से है। इट इंक्लूड्स ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल इक्वली, कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, अगर सभी को भूख लगी है तो सभी को आप चार चार रोटी दे दो, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। तो मतलब क्या है? सबके साथ इक्वल ट्रीट करना। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, तो जिसमें बात की गई कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। अब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चे, तो चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इट इंक्लूड्स ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल इक्वली, कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना शामिल है। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू ऑल जेंडर्स, कि इसमें सभी लिंगों को समान विकास के समान अवसर जो है प्रदान करती है। जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेंडर, द राइट टू एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, चाहे कोई किसी भी जेंडर से हो। और जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, की सभी लिंगों को समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वेलिटी की बात की गई है ना, कि देश में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे किसी का कोई जेंडर हो, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, ठीक है। तो ऑल जेंडर्स इंजॉय इक्वल राइट्स इन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी, के सभी लिंगों को समाज के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे कोई अर्बन एरिया हो चाहे कोई रूरल एरिया हो, देश के सभी एरिया में ऑल जेंडर्स, ठीक है, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई थर्ड जेंडर का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ऑल जेंडर्स आर वैलिड इक्वली, कि सभी लिंगों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। जेंडर इक्वलिटी की हम जब बात करते हैं तो सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब जेंडर इक्विटी की बात करते हैं ना, लैंगिक समता की बात करते हैं, तो ये जेंडर इक्वलिटी से किस तरह से अलग है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जेंडर इक्वेलिटी की जब हम बात करते हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीट करना, मतलब सबको भूख लगी है, सबको आपने चार चार रोटी दे दी, ठीक है। लेकिन जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है? जिसको जितनी भूख लगी है उसको उसके हिसाब से खाना दो। जिसको चार रोटी की भूख है उसको चार रोटी दो, जिसको छह रोटी की भूख है उसको छह रोटी दो, जिसको दो रोटी की भूख है उसको दो रोटी दो, और जिसको एक रोटी की भूख है उसको एक रोटी दो। तो इसे हम क्या कहते हैं? जेंडर इक्विटी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जेंडर के बेस पर जो भेदभाव किया जाता है, जिस जेंडर के लोगों को कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिनको कम अवसर दिया जाता है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं फीमेल को देखते हैं कि मेल की तुलना में फीमेल को कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कम अवसर दिए जाते हैं, कम मौके दिए जाते हैं। तो जेंडर इक्विटी में क्या है कि अगर फीमेल को कम अवसर दिए गए हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको ज्यादा अवसर दो, जिसको जितनी नीड उसको उतनी सहायता करो। तो इट मींस सपोर्टिंग ऑल जेंडर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि इससे तात्पर्य क्या है? सभी लिंगों की को उनकी आवश्यकता के अनुसार समर्थन करना है। तो इसलिए जब हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं ना, तो कहते हैं इट फोकसेस ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस, की इसमें निष्पक्षता और न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें व्यक्ति का उस स्तर तक समर्थन किया जाता है जितना उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो रिजर्वेशन, फाइनेंशियल एड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो रिजर्वेशन की बात करें तो समाज में देखें अलग अलग तबके हैं, अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है। तो समाज का जो शोषित वर्ग है उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, ताकि उनको भी बाकी सामान्य वर्गों की तरह इनको भी उनके बराबर में लाया जा सके रिजर्वेशन के थ्रू। चाहे हम एडमिशन की बात करते हैं चाहे हम जॉब की बात करते हैं। और साथ ही साथ इनको फाइनेंशियल एड भी दिया गया, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी कम थे, तो इनकी अलग से सहायता की गई,
ताकि इनको भी बाकी वर्गों के समान लाया जा सके, इनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके, इनको भी रोजगार में अवसर मिल सके। तो इक्विटी का जो एग्जाम्पल क्या है, अच्छा, रिजर्वेशन और फाइनेंशियल एड, कि रिजर्वेशन समाज में सभी को नहीं मिलता, जिसको जो जरूरतमंद है उनके लिए ये व्यवस्था लाई गई। और जेंडर की अगर हम बात करें तो देखिए, जब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में अगर हम देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, तो मेल को जो पुरुष समाज है उनको ज़्यादा अवसर मिले, समाज में उनको ज़्यादा शक्तियां मिली वुमेन की तुलना में। ठीक है। एजुकेशन की भी बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। आर्थिक रूप से ये बात करें तो समाज में हम देखते हैं कि जो बाहर का काम है, जॉब है, इन चीज़ों में घर का जो प्रधान है, ठीक है, उसको मेल को ही ज़्यादातर बनाया जाता था, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स भी उनके पास ज़्यादा होते थे। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वुमेन टू प्रमोट देयर एजुकेशन, की स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देना। किस तरह से वित्तीय सहायता दी जाती है? लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। बहुत सारे हमने देखे कि सरकार की तरफ से है कि कन्या समृद्धि योजना है, लाडली योजना है, जिसमें लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक, ठीक है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि पेरेंट्स भी हो, वो भी मोटिवेट हो, ठीक है, वो भी लड़कियों को बोझ की तरह ना समझे। तो सरकार की तरफ से भी इस तरह की सहायता दी जाती है, ताकि लड़कियां जो हैं घर तक ना रहें, एक अच्छी शिक्षा ले सकें, लड़कों के समान आगे बढ़ सकें। और बहुत सारे स्टेट में तो हम देखते हैं, स्पेशली जैसे हम उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें, तो यहाँ पर लड़कियों को प्रोत्साहन के रूप में लड़कियों ने 10th क्लास पास की, 12th क्लास पास की, ग्रेजुएशन किया उन्होंने, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में उनको कैश पैसे भी दिए जाते थे, स्कूटी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और अक्सर हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो महिलाओं के लिए उनके लिए सीट में भी हम देखते हैं कि अलग से रिजर्व सीट होती हैं, आरक्षित सीट होती हैं। मेट्रो में तो पूरा एक डब्बा होता है, ठीक है, अलग अलग डब्बों में भी कुछ सीट्स होती हैं, बसों में भी हमें देखने को मिलता है। तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एडमिशन इन स्कूल्स एंड कॉलेज, की स्कूल एंड कॉलेज में भी देखते हैं तो वुमेन के लिए रिजर्वेशन होता है। स्कूल्स में देखते हैं तो गर्ल्स के लिए अलग स्कूल भी होते हैं। कॉलेज की बात करें, गर्ल्स के लिए अलग कॉलेज भी होते हैं। तो समाज में जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो मतलब जिस जेंडर को ज़्यादा नीड है, चाहे शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो उसमें उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, उनके लिए ज़्यादा अवसर उत्पन्न करना। इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू ब्रिंग डिसएडवांटेजेस पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम, की यह वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए संसाधन और सहायता देती है। और देखिए, जब हम वंचित लोगों की बात करते हैं ना, तो और इसमें अगर जब हम जेंडर की बात करें तो इस पे स्पेशली हम बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, थर्ड जेंडर की बात करेंगे, ठीक है, जिनके पास इतने अवसर या अपॉर्चुनिटी एक टाइम में उनके पास कम थे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की, चाहे फाइनेंशियल एड की बात करें, चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें, ये चीज़ें लाई गई, ताकि इनको भी आगे बढ़ाया जा सके, इनको भी संसाधन दी जा सके, इनको भी सहायता प्रदान की जा सके। प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू डिफरेंट जेंडर्स फॉर सक्सेस, की विभिन्न लिंगों को सफलता हेतु तो आवश्यक संसाधन और सहायता उपलब्ध कराना। जैसे हमने अलग गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स की बात की, अलग कॉलेजेस की बात की, जहाँ पर उनको शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर सेपरेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन डेवलपमेंट, कि महिलाओं के विकास हेतु अलग अवसरों की आवश्यकता पर बल देना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चाहे इलेक्शन में भी देखें तो अलग अलग सीट में बहुत सारी सीटें रिजर्व होती हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अलग स्कूल है, अलग कॉलेज है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, बस में है, मेट्रो में है। ठीक है। तो इट एम्प्लॉइज टारगेटेड मेजर टू अचीव डिजायर रिजल्ट, की यह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्षित उपायों को नियोजित करता है। ठीक है, लक्षित उपाय है, ताकि एक जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके, सभी जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, और उनको उनकी नीड के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी इन एजुकेशन इन रिलेशन टू कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी एंड रीजन, रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल एरिया। तो देखिए, काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक पॉइंट्स पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो आपके लिए कंटेंट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि देखिए, हम वुमेन की बात करते हैं तो चाहे वुमेन किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, किसी भी एरिया से हो, तो अक्सर हम देखते हैं कि समाज में एक ओवरऑल अगर हम देखें तो जो
पावर रही है, एक ट्राइबल एरिया को हम छोड़ दें, क्योंकि ट्राइबल एरिया में ज़्यादातर जो है पावर जो होती है वो फीमेल के पास ज़्यादा होती है, ठीक है, एक ट्राइबल एरिया को छोड़ देते हैं। तो बाकी सभी चीज़ों में अगर हम देखते हैं तो मेल के पास ज़्यादा पावर होती थी। समाज का जो मुखिया है मेल होता था, लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। तो सभी में अगर हम देखते हैं कि जेंडर के आधार पर देखें तो वुमेन को कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो इसलिए चाहे अपर की कास्ट की बात करें, क्लास की बात करें, चाहे हम लोअर की बात करें, सभी में महिलाओं की जो एक तरह से हम देखते हैं स्थिति है एक जैसी हुआ करती थी। ठीक है। तो अब किस तरह से शिक्षा में इक्विटी एंड इक्वलिटी के द्वारा जो वुमेन है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है खत्म किया जा सकता है, किस तरह से महिलाओं को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है, तो इस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो सभी के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड किसी भी क्लास से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आए तो वो आप वो कॉमन पॉइंट सब में लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक विविधता वाला देश है। और ये जो डाइवर्सिटी है ना, हमें यहाँ पे कल्चर में देखने को मिलती है, जातियों में देखने को मिलती है, क्लासेस में देखने को मिलती है, रीजन में देखने को मिलती है, रिलीजन में देखने को मिलती है। और जेंडर इनइक्वलिटीज आर ऑल्सो वाइडली सीन हियर, कि इसमें हमें व्यापक रूप से लैंगिक असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव हमें देखने को मिलता है। धार्मिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें, आर्थिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो हर जगह हम देखते हैं कि मेल को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मेल को ही ज़्यादा अवसर मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं, जैसा पहले था वैसा आज नहीं है। धीरे धीरे वुमेन्स को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें भी मेल के समान फीमेल को भी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दी गई, ताकि वो भी समाज में बराबर तरीके से पुरुषों के समान जो है मतलब खुद को आगे बढ़ा सके और देश के विकास के लिए अपना, देश के विकास में अपना योगदान दे सके। ठीक है। तो इसमें महिलाओं की तुलना में अगर हम पहले देखते हैं, लैंगिक असमानताओं की बात करते हैं, तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों का प्रभुत्व देखने को हमें मिलता था। और इस तरह के जो प्रभुत्व हमें पुरुषों का देखने को मिलता था सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक है, आर्थिक है, रिलीजियस, हर जगह हमें इस तरह का पुरुषों का दबदबा देखने को मिलता था। सामाजिक रूप से भी देखें तो पुरुषों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं को घर के अंदर तक रखा जाता था। इकोनॉमिक की बात करें तो जो पैसा कमाना, ठीक है, जो वित्तीय संसाधन थे पुरुषों के हाथ में होते थे। रिलीजियस की बात करें तो उसमें भी हम देखें तो पुरुषों को ज़्यादा राइट्स थे, महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां थी। तो ड्यू टू दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, कि इस कारण समाज में लैंगिक भेदभाव काफी व्याप्त है। ठीक है, अब तो कम हो रहा है, पहले काफी था। तो चाहे हम किसी भी कास्ट, क्लास, रिलीजन की बात करें, सब में ये चीजें हमें देखने को मिलती थी। समाज और परिवार में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद से क्या हुआ, देश में विभिन्न अलग अलग तरह के प्रोग्राम आए। पॉलिसीज की हम बात करते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा इन भेदभाव को कम करने की कोशिश की गई। ठीक है। पहले आप जब छोटे थे तो अक्सर एक कार्टून आता था मीना, ठीक है, मीना, उसका तोता मिट्ठू था। तो उस कहानी के माध्यम से भी एक अवेयरनेस लाई गई कि नहीं, जैसे लड़कों को अच्छी आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है, लड़कियों को भी आप दो। जिस तरह से लड़के जो है समाज में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उस तरह से लड़कियां भी निभा सकती हैं। आप कभी यूट्यूब में डालें तो मीना का जो कार्टून है, मीना और तोते का नाम मिट्टू है, ठीक है, इसको आप देखिए तो वो एक टाइम में हम देखते हैं कि उससे भी समाज में बच्चों पर, लोगों पर काफी असर पड़ा था उस कार्टून के द्वारा भी। ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, के सभी बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, ताकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, सबको इक्वल राइट्स दिए जा सके। सभी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पाठचर्या का निर्माण किया गया। इस तरह के पाठचर्या का निर्माण किया गया, पाठचर्या को बनाया गया, ताकि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। और हम ये भी देखते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन आया तो उसके बाद बच्चों को फ्री स्टेशनरी है, स्कूल ड्रेस है, ये सारी चीज़ें बच्चों को फ्री में मिलने लगी। बच्चों को मिड डे मील जो है, इस तरह की भोजन की स्कूल में व्यवस्था की गई, सभी के लिए की गई। सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों और दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया गया। और आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25% का कोटा आया।
जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कि जो पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनको अपनी 25% सीट जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व करनी होगी, उनको वो सीट देनी होगी, ताकि बच्चे जो हैं वो भी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ सकें। इसलिए इसके साथ साथ जो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग फीस कंसेशन की, चाहे कोई मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े जो बच्चे हैं उनके लिए वित्तीय सहायता है, स्कॉलरशिप है, ये प्रदान की गई। लड़कियों की बात करें तो देखिए, चाहे हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें, चाहे हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो इसके लिए चाहे स्कॉलरशिप की बात करते हैं, सीट में रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई है। एनकरेजिंग गर्ल्स एजुकेशन थ्रू वेरियस स्कीम की, विभिन्न योजनाओं द्वारा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। दिल्ली में अलग योजनाएं हैं, ठीक है, चाहे हम धन लक्ष्मी की बात करें, हम कन्या समृद्धि योजना की बात करें, लाडली योजना की बात करें, तो इस तरह की काफ़ी सारी स्कीम हैं जो लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देना, ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन टू प्रमोट देयर एजुकेशन। तो अब जब वुमेन को हम वित्तीय सहायता की बात करते हैं, वुमेन को हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो अब वुमेन चाहे किसी भी रिलीजन की हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे शहरों से हो, चाहे गांव से हो, चाहे कोई किसी कास्ट से हो, ठीक है, सभी को वित्तीय सहायता देना, उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी हेल्प करना। और लड़कियों को जैसे हमने बात की, उनको स्कूटी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कैश प्राइजेस है, उनको देना, ठीक है, ताकि वो और मोटिवेट हो पढ़ने के लिए, उनके फैमिली वाले और मोटिवेट हो कि अपनी लड़कियों को और अच्छा एजुकेशन देना। रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमने बात किया है। और रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एडमिशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है, कि जो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन है उनके लिए 25% आरक्षण। और आदिवासी एरिया में जो बच्चे हैं, जो ट्राइबल एरिया में बच्चे हैं, तो वहां पर भी उनके लिए भी क्या था कि जो सरकार है उसने अलग अलग एनजीओस के माध्यम से उन बच्चों की हेल्प के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, चाहे हम बात करते हैं मोबाइल स्कूल। मोबाइल स्कूल क्या होता है, जैसे हम मोबाइल देखते हैं ना, आप एक ऐसा फ़ोन है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर घूम सकते हैं, तो उसी तरह से मोबाइल स्कूल एक वैन में हम देखते हैं कि इस तरह के जो स्कूल्स चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग एरिया में जाकर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो एक तो स्कूल होता है, अब स्कूल बिल्डिंग है जो एक जगह स्कूल है और जहाँ पर सभी बच्चे जाते हैं। लेकिन हम हिली एरिया की बात करें, ट्राइबल एरिया की बात करें, तो हर जगह स्कूल बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आबादी बहुत छितरी होती है। तो इसलिए इस तरह के जो मोबाइल स्कूल हैं, ठीक है, कि वैन में स्कूल है, जिसमें चाहे लाइब्रेरी की बात करें, तो इस तरह के स्कूल चलते फिरते स्कूल हैं जहाँ पर अलग अलग एरिया में जाकर बच्चों को एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है। और हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर ट्राइबल एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन की, आदिवासी व दिव्यांग बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा, क्योंकि आदिवासी एरियो में जहाँ पर अच्छी एजुकेशन संभव ना हो, तो ऐसे बच्चों को शहर साइड में और इन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उनको स्कॉलरशिप देना, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा देना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना, ताकि ये भी अच्छी एजुकेशन ले सकें। और रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स की, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण, ठीक है। और इसके अलावा अलग एरिया में हम रूरल एरिया में बात करते हैं, ट्राइबल एरिया में बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पहले से स्कूल हैं उन स्कूल को और बेहतर बनाया जाए, वहाँ पर और अच्छी फैसिलिटीज बनाई जाए, और जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे नए स्कूल बनाए जाए। प्रोवाइडिंग सेफ ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्टल फैसिलिटीज की, सुरक्षित वाहन और छात्रावास की सुविधा प्रदान करना। नागरिक समाज के सहयोग से वैकल्पिक शिक्षा केंद्र स्थापित करना, जैसे एनजीओस हैं, सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे एनजीओस हैं जो बहुत ज़्यादा जो पिछड़े एरिया हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर इस तरह के एनजीओस जो हैं वहाँ के लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को एक अच्छी एजुकेशन जो है उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विद स्कूल की, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से जुड़े संगठनों को विद्यालयों से जोड़ना। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो मतलब स्कूल्स की बात करते हैं, अल्टरनेटिव स्कूल्स, एनजीओस, जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओस ऐसे हैं कि जो दिव्यांग बच्चों को फाइनेंशियल एड देते हैं, दिव्यांग बच्चों के को टूल्स इक्विपमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो संगठन है इनको विद्यालयों के साथ जोड़ना, ताकि विद्यालयों में भी जो इस तरह के बच्चे हैं उनको भी सहायता मिल सके। और इसके अलावा एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग एन आई एंड ओडीएल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन
जो स्कूलिंग है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, इसके माध्यम से जो बच्चे हैं घर बैठे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, डिस्टेंस के थ्रू अपना 12th है ग्रेजुएशन जो है कर सकते हैं, ताकि सभी तक एजुकेशन पहुंच सके। और साथ ही साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषा हैं, उनको प्रोत्साहन देना। ठीक है। तो ये अलग अलग माध्यम है, अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से समाज में जो इक्विटी और इक्वलिटी की हम बात करते हैं, तो इसके द्वारा समाज में सभी वर्गों में, चाहे कोई अलग रिलीजन हो, रीजन हो, ठीक है, अलग क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लड़की लड़कियां, सभी सभी तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। ठीक है, सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी सहायता की जा सके, सभी को आगे बढ़ाया जा सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो कंक्लूजन अगर हम देखें, तो शिक्षा में समता और समानता द्वारा लैंगिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया, और एन अटेम्प्ट वाज मेड टू ब्रिंग इकोनॉमिकली, सोशली, physically and culturally backward people into the mainstream through reservation and financial incentives। की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन द्वारा मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।